स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो में। और जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश की नदियों का वीडियो बना रहे थे हम लोग, उसका जो पार्ट 2 आपसे बात हुई थी कि उसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा, तो हाजिर हैं उसका पार्ट 2 लेके। और इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कुंवारी नदी कौन सी, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल जो है वो शिवपुरी का पठार है। शिवपुरी का पठार इसका जो है वो उद्गम स्थल है। और ये सिंध की सहायक नदी है। किसकी? ये सिंध की सहायक नदी है। सिंध की सहायक नदी है, ठीक है। जो भिंड जिले की लाहौर तहसील, सिंध कहाँ बहती है? भिंड जिले में। और भिंड में कहाँ? लाहौर तहसील में, ठीक है। वहाँ जाकर ये मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि मध्य प्रदेश के जो नगर हैं या नदियाँ हैं वो किन किन शहरों पे बसी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की, कि नर्मदा किन शहरों पर बसी हुई है या किन के आसपास है। तो इम्पोर्टेंट शहरों में है बड़वानी, निमाड़, जबलपुर। जबलपुर का तो लगभग सभी लोग जानते हैं। जबलपुर, धार, महेश्वर, ओमकारेश्वर और झाबुआ। इन सभी शहरों से नर्मदा कहीं ना कहीं से निकलती है, या ये सभी शहर इस नदी पर बसे हुए हैं। फिर आती है नदी हमारी सिवना। सिवना नदी जो कि मंदसौर बसा हुआ है सिवना के आसपास। उसके बाद अगली नदी जो हमारी है वो है बेतवा। तो बेतवा नदी जो है वो विदिशा, सांची, बुंदेलखंड, गुना और ओरछा, ये सब बेतवा नदी पर बसे हुए हैं। फिर आती है हमारी ताप्ती नदी। क्या? ताप्ती, जो कि बुरहानपुर और मुल्ताई, बुरहानपुर और मुल्ताई ताप्ती नदी पर हमारे जो है वो क्या है, बसे हुए हैं। ताप्ती के बाद आती है आपकी चर्चित नदी एक चंबल। तो चंबल जो है वो श्योपुर, महू और रतलाम। फिर अगली नदी का नाम है बैनगंगा। तो बैनगंगा जो है वो बालाघाट से निकलती है, या बालाघाट बैनगंगा पर बसा हुआ है। फिर आती है हमारी पार्वती। तो पार्वती के ऊपर बसे हुए हैं शाहजहाँपुर और राजगढ़। इसके बाद आती है आपकी तवा, जो कि पचमढ़ी से निकली है। फिर है शिप्रा। तो शिप्रा जो है वो उज्जैन से निकलती है, या उज्जैन बसा हुआ है इस पर। इसके बाद आपकी है काली सिंध। तो काली सिंध जो नदी है वो सोनकच्छ एवं देवास में। फिर है आपकी सिंध। तो सिंध जो नदी है वो शिवपुरी एवं दतिया के आसपास से निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में नदियों में सबसे बड़ी 4 नदियों का क्रम इस प्रकार है कि हमारी जो नर्मदा है 1312 किलोमीटर। इसके बाद आती है चंबल। तो चंबल नदी जो है वो 965 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर आती है सोन। तो सोन जो है वो 780 स्क्वायर किलोमीटर में, तथा ताप्ती जो है वो 724 स्क्वायर किलोमीटर में है।
इन सब के बाद पांचवी नदी भी जो है वो है बेतवा। तो बेतवा जो है वो 480 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्रम है, और ये बड़े से छोटा क्रम भी इसी के साथ में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो चचाई जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो चचाई जलप्रपात जो है वो विहार नदी पर। कहाँ पर? विहार नदी, जो कि रीवा, या इसको और थोड़ा वो करें तो सिरमौर के पास है चचाई। यहीं पर ये जलप्रपात बना हुआ है, और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? प्रदेश का सबसे ऊंचा है जलप्रपात। ठीक है, और इसी के अलावा रीवा शहर में एक और जलप्रपात है जिसका नाम है केवटी, और एक और है जिसका नाम है बहुटी। केवटी और बहुटी ये भी जलप्रपात यहीं पर बने हुए हैं, या कह सकते हैं कि बसे हुए हैं, केवटी और बहुटी। आगे हम लोग बात करते हैं कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है सागर में। भालकुंड जलप्रपात सागर में है, जो बेतवा नदी द्वारा बनाया गया है। किस नदी पर है ये? बेतवा नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वर्ण नदी किसे कहा जाता है। स्वर्ण नदी तो स्वर्ण नदी कहा जाता है सोन नदी को। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2002 में किस नदी में अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किस नदी में ऐसा हुआ था? तो ये हुआ था शिवना नदी में। शिवना नदी में अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई थी। उसके बाद ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? तो गाड़ी गुजरती है बेतवा नदी के पुल से। किससे? बेतवा नदी के पुल से गाड़ी जो है क्या होती है? गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो सीधे गंगा में जाकर मिल जाती है? तो सोन नदी डायरेक्ट जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी 780 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। कितनी? 780 किलोमीटर की दूरी तक बहकर गंगा नदी में मिल जाती है। और कहाँ पर मिलती है गंगा नदी की में? दोनापुर के पास। कहाँ पर? दोनापुर के पास ये मिल जाती है। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की वह नदी जो चंबल में नहीं मिलती, तो हम बात कर लेते हैं कि चंबल में मिलती कौन कौन सी है। तो मिलती है पार्वती, काली सिंध और कूनू। ये तीनों नदियां चंबल में मिलती हैं। ठीक है, कुंवारी नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती। और पार्वती नदी कहाँ की है? तो ये है सीहोर की। काली सिंध कहाँ की है? तो ये है देवास की। और कूनू कहाँ की है? तो ये है शिवपुरी के पठार की। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इन वीडियोस को बना रहे हैं जिससे आपको एक ही प्रश्न में कई सारे उत्तर मिल जाते हैं और कई सारे प्रश्नों आपके सॉल्व हो जाते हैं। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है या नहीं बहती है? ठीक है, तो हम पहले ये देख लें कि उत्तर से दक्षिण बहती कौन कौन सी हैं। उत्तर से दक्षिण तो इसमें हमारी जो है वर्धा
वो भी उत्तर से दक्षिण बहती है। फिर उसके बाद वैनगंगा, ये भी उत्तर से दक्षिण बहती है। और फिर आती है वारणा, ये भी उत्तर से दक्षिण बहती है। सिर्फ माही नदी ऐसी है जो कि उत्तर से दक्षिण नहीं बहती है। ठीक है। किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। ठीक है। तो वैनगंगा और वर्धा, वैनगंगा और वर्धा का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, जो कि महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद बात करते हैं कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे बसा है। ये हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं। तो पचमढ़ी जो है वो तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश का बहुत ही मुख्य पर्यटन स्थल भी है पचमढ़ी। क्या है? पर्यटन स्थल भी है और हिल स्टेशन भी है। हिल स्टेशन भी पचमढ़ी है मध्य प्रदेश का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अमरकंटक कहाँ स्थित है। क्या बात हो रही है? अमरकंटक। अमरकंटक वही जगह है जहाँ से हमारी नर्मदा माता या नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थल है ये 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। और विंध्याचल पर्वत, कहाँ? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में की जो विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं उसकी जो मैकल पर्वतमाला है, क्या? मैकल पर्वतमाला, उसके अंतर्गत अमरकंटक आता है। और ये एक बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल भी है। बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान भी अमरकंटक ही है। ठीक है। सोन वही नदी है जो जाके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जलप्रपात मुख्य तो सबसे पहले तो भालकुंड ये जो है ये सागर में है। ठीक है। फिर आता है आपका डचेस फॉल, ये पचमढ़ी में है। डचेस फॉल पचमढ़ी में है। फिर आता है झाड़ीदाह इंदौर शहर में है। फिर आता है शंकर फॉल। तो शंकर फॉल जो है वो खीवनी में है। शंकर फॉल खीवनी में है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि धसान नदी जो है, आप लोगों ने सुना होगा, धसान किसकी सहायक नदी है? ठीक है। धसान जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक। अब बात करते हैं कि इंद्रावती नदी है, नर्मदा नदी का प्रपात कौन सा नहीं है? तो हम बात कर लेते हैं पहले चित्रकूट की। तो चित्रकूट का जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी जो कि अब छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, वहाँ बनता है। ठीक है। नर्मदा के बाद कितने दूर नर्मदा से? करीब 8 किलोमीटर दूर नर्मदा उद्गम से कपिलधारा प्रपात बनता है। ठीक है। और उससे उद्गम से 100 किलोमीटर दूर आपका बनता है दुग्धधारा। ठीक है। और जबलपुर के पास इसका एक जलप्रपात बनता है, या कह सकते हैं धुआंधार। उसका नाम है धुआंधार, जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। तो चंबल के द्वारा होता है। चंबल नदी के द्वारा उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो क्षिप्रा है और काली सिंध है, इसके अलावा पार्वती है और गंभीर, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है। तो 100 सेंटीमीटर की समवर्षा होती है मध्य प्रदेश में। कितने सेंटीमीटर की? 100 सेंटीमीटर की समवर्षा मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर होती है। ठीक है। कई जगह पर ज़्यादा भी होती है, पर हमारे मध्य प्रदेश में 100 सेंटीमीटर की समवर्षा होती है। प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। प्रदेश का जुलाई महीना 1000 मिलीबार, 1000 मिलीबार, और इसके अलावा जनवरी 1030 मिलीबार समदाब रेखा के अंतर्गत आता है। किस रेखा के अंतर्गत? समदाब रेखा। ठीक है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ठीक है। तो भ्रंश घाटी से होकर भी हमारी नर्मदा माता या नर्मदा नदी ही होकर गुजरती है। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में सुबागधी किसे कहा गया है। ठीक है। तो सोन नदी को, सोन नदी को सुबागधी कहा गया है। किसमें? वाल्मीकि रामायण में। और बैनगंगा को किस नाम से पुकारा जाता था पुराणों में? पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको पुकारा जाता था वैवा या वैया या दीदी, इन सभी नामों से इसको पुकारते थे। कब पुकारते थे? पुराणों के समय। ठीक है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। तो ये थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर इन दो वीडियो में इसका जो पहला पार्ट है वो और इस वीडियो को मिलाकर मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जो आप लोगों को पता ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी के साथ शेयर करें। तो अगली वीडियो में हम लोग या तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे या वन संसाधन के बारे में। तो जिस बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, उसी के ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सभी जो परीक्षाएं होनी है, जैसा कि चैनल पर अपडेट हो चुका है, तो ये सभी तैयारी उन्हीं परीक्षाओं के आधार पर ही कराई जा रही है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।